अतीक अहमद से कभी आपकी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात हुई पत्रकारिता के दौर में? 10वीं बार। कैसा रहा एक्सपीरियंस? दबंग आदमी था। अतीक का फोन आया, बहुत बढ़िया दिखाए हो भैया। अच्छा, बहुत अच्छा दिखाए हो। और आप तो पुराने दोस्त हो तो आप तो ऐसे ही दिखाओगे, तुम ना दिखाई हो तो को दिखाई। इस तरीके से वो बात इसी लैंग्वेज में। इसी लैंग्वेज। आओ कौने दिन क्या लखनऊ में बैठे सब दिखाइयो, इलाहाबाद ना हो आइयो कबो। इलाहाबाद तो आइयो, गंगा में नहाने आई, संगम में नहाने आइयो। तो अतीक से पहली बार बात है का तुम्हार। एंटी खबरें जब आप चलाते थे अतीक के खिलाफ, डर नहीं लगा कभी? रॉ और आईबी की इंफॉर्मेशन आई कि मेरी सुपारी नेपाल में परवेज टांडा को दी गई। परवेज टांडा आईएसआई का एजेंट था जो फेक करेंसी का काम पाकिस्तान के लिए करता था। उस परवेज टांडा ने मेरी हत्या कराने के लिए उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूशन किया। आईबी का इनपुट था कि मुझे ट्रक से कुचल के मारा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? आपने सवाल ये पूछा ना कि आप डरे क्यों नहीं। जब तब नहीं डरे तो अब क्या डरे। उत्तर प्रदेश में राजनीति और गुंडा राज, माफिया राज, बाहुबल दोनों को अलग अलग कभी देखा नहीं जा सकता था। ब्रजेश सिंह, बिल्कुल, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, रिजवान हैदर, नाम गिनाता चलो जाऊंगा, नाम आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वोट देगा है नेताजी का, किसकी औकात है जो नहीं देगा। खुफिया का ऐलान था बुंदेलखंड में कि वोट नहीं मिला अगर मां को तो हैंडपंप से पानी नहीं खून निकलेगा। मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद का कॉन्वॉय रुकता है ना, काफिला, एक नंबर की गाड़ी काले रंग की फॉर्च्यूनर की फ्लीट रुकती है और कहां मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह कहां गए? अनुज के घर गए। जब वो अनुज के घर से नीचे उतरते थे और अनुज साथ में उतरता था उनके, और उसके बाद वो कॉन्वॉय में बैठ के जब चले आते थे, पूरा इलाका अनुज से डरता। ये दोनों भाइयों का आतंक तो सबको पता था। इनका जो बेटा असद है वो भी इसी रास्ते पर था, इतना ही खूंखार था, इतनी बदतमीजियां थी उसकी। जो एक लड़की को कॉलेज के रूम में रेप करता हो, जो एक लड़की को इस कदर प्रताड़ित कर चुका हो कि जिसका बाप अपनी 2 बेटियां लेके बॉम्बे शिफ्ट हो चुका हो, उस आदमी को अतीक ने नहीं रोका, एक अलग बात है, उसकी मां ने भी नहीं रोका। मदरसा कांड में 8-8, 10-10 साल की, 12-12 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ था। सिविल लाइंस जैसे इलाके में उसके भाई के 2-2 कमरे होटल में बुक रहते थे, केवल इसलिए कि आज पता नहीं किस लड़की में भाई का दिल आ जाए तो उसको वहां कमरे। जब असद बरा और अतीक अहमद को इसकी जानकारी दी गई तो वो कुर्सी पर बैठा, उसने खबर सुनी और पूछा कि अधिकारी कौन था, उसका नाम बता दो बस। उसने बहुत बड़े अफसर को फोन पे धमकी दी कि बता देना जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, और बता देना कि जिंदगी भर अतीक भी जेल में नहीं रहेगा। ये धमकी थी। क्या बात कर रहे हैं? ये धमकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने जा रहा है। आज बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश में माफिया राज की बात कर लीजिए, गुंडा राज की बात कर लीजिए, बाहुबली की बात कर लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर लीजिए, हर एक सवाल का जवाब सामने से आएगा, ये मेरी गारंटी है। हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मनोज राजन त्रिपाठी जी की, जो कि पत्रकार है। 3 दशक से ज़्यादा आपने समय बिता दिया है पत्रकारिता में। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उनको ही बता दूं कि बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, टैलेंटेड मेरे साथ काम कर चुके अनुज हैं ये, जो आज मुझसे बात करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हर जवाब केवल सामने से आएगा, हर सवाल भी सामने से आएगा, तभी जवाब सामने से आएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुज, और बहुत मज़ा आने वाला है जी। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे, और वो कितनी लंबी होगी जी, ये आपके सवाल और शायद मेरे जवाब इसको तय करेंगे। नहीं सर, बहुत मज़ा आने वाला है आपसे। तो जब भी हम ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा भी बात करते हैं, स्क्रीन पर जितना सीरियस आप रहते हैं उतने ही जॉली नेचर के हंसमुख मिजाज आप हैं, जो कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। सर के साथ अगर आधा घंटा आप बैठ गए तो आपके पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि इतना हंसाते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं कि कैसे कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा नाम मनोज राजन त्रिपाठी है, जो मूल नाम मनोज त्रिपाठी है। मेरी जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो सब मनोज त्रिपाठी के नाम से है। फिर
मैंने दैनिक जागरण में 91 से अपना करियर शुरू किया और वहाँ के जो मालिकान थे, जो एडिटर थे, नरेंद्र मोहन जी उनका नाम था, स्वर्गीय हैं अब वो, उन्होंने मेरे नाम में और ग्रेविटी पैदा करने के लिए, क्योंकि मेरा नाम मनोज किसी आलू प्याज तरकारी टाइप का नाम है जी, तो उन्होंने कहा इसमें वजन लाना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि घर का नाम क्या है, तो मैंने कहा राजन नाम है मेरे। बोले पूरा नाम लिखते मनोज राजन त्रिपाठी। तो वास्तव में मतलब जैसे शोले फिल्म में अगर गब्बर सिंह का नाम टिंकू कपूर होता तो कैसा लगता। तो उन्होंने अचानक मुझे आलू गोभी से निकाल के मनोज राजन त्रिपाठी का ब्लूबेरी टाइप का नाम बना दिया मेरा। अच्छा, तो ऐसे मनोज राजन त्रिपाठी नाम आया मेरा। बाकी आई हैव स्टार्टेड माई लाइफ विद क्रिकेट। अच्छा, और मैंने क्रिकेट शुरू किया और रणजी के पहले तक मैं क्रिकेट खेलता रहा, कॉलेज टीम का लंबे समय तक कैप्टन रहा। अच्छा, और ट्रायल में जब मैं गया तो मुझे लगा कि मेरा सुनील गावस्कर थक गया है, अब इससे ऊपर जा नहीं पाएगा, तो मुझे अपना किड बैग बांधना पड़ा। और किसी ने मुझे ये भी बताया कि मैं गाना भी गा लेता था, तो मैंने गाना गाना शुरू किया, कंपटीशन में जाना शुरू किया। तो शहर लेवल के, फिर स्टेट लेवल के, फिर ऑल इंडिया मैंने टॉप किया। जब ऑल इंडिया आप कहते हैं तब ये टीवी के रियलिटी शोज़ नहीं आते थे जी। और मैंने ऑल इंडिया टॉप किया। जहाँ से टॉप किया उसके टॉपर्स के नाम बता देता हूँ आपको। उसके पहले टॉपर थे सुरेश वाडेकर, अच्छा, फिर हरिहरन, सोनू निगम, सुनिधि चौहान। अच्छा, और उसका ही टॉपर मैं भी हूँ। मुझे फिल्म दिल है कि मानता नहीं के लिए चांस भी मिला। अच्छा, मैंने गाना भी गाया उसमें, लेकिन गाना बाद में ओवरराइट हो गया। फिर मैंने सिंगिंग वाला जो सिंथेसाइजर था, जो हारमोनियम था, इस बार मैंने क्रिकेट के किड बैग की जगह हारमोनियम को पैक किया। मुझे कहा काम नहीं चलेगा, बॉम्बे गया, बॉम्बे रहा, फिर वापस लौट के आया। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे कलम हमेशा साथ थी। कहानी लिखते थे, छपती नहीं थी। और तो वही बात, आलू तरकारी टाइप का नाम था मनोज त्रिपाठी, तो कोई छापता भी नहीं था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम अपना नाम एम राजन रखो। अच्छा, तो मैंने एम राजन के नाम से एक आर्टिकल भेजा, जो पहली बार में छप गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब एम राजन नाम लिखते हैं तो लगता है कोई साउथ इंडियन है, और जब साउथ इंडियन लिखता है तो लगता है वो बहुत लिटरेट आदमी, बहुत अच्छा लिखता है। हाँ। पापा की आंखों में इंजीनियर और डॉक्टर का ख्वाब था। उन्होंने ऐसी कोई भी वस्तु चीज़ नहीं थी, बेल्ट हो, त्रिशूल हो, हथौड़ी हो, डंडा हो, इन सब चीज़ों से मार खाई है मैंने। झापड़ और थप्पड़, लप्पड़, कंटाप, अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, ये तो कोई भी खा लेता है। मेरे बदन पे त्रिशूल भी छप चुके हैं। अच्छा, बेल्ट भी बक्कल साइड से छप चुकी है। अच्छा, स्कूटर के गियर वायर से भी मार खाया हूँ। फिर दादी फ्रीडम फाइटर कोटे में थी, तो इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया, इंजीनियरिंग करने का एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट हुआ। पल्प एंड पेपर मिल रही थी, पर पल्प एंड पेपर नहीं ली कि सिविल लेनी है। दोबारा फिर किसी पॉलिटेक्निक में भी नहीं हुआ, लेकिन लिखने का सिलसिला जारी था। एक दिन विज्ञापन निकला, दैनिक जागरण में गया, 300-350 लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें 80 लोग सेलेक्ट हुए, उनका इंटरव्यू होना था। 3 लोग सेलेक्ट हुए फाइनली, उसमें से एक मैं था। एक लड़का मेरे साथ सेलेक्ट हुआ, वो जेलर हो गया, और एक लड़का सेलेक्ट हुआ, वो अभी भी मध्य प्रदेश में कहीं पत्रकारिता कर रहा है। अच्छा, वहाँ से पत्रकारिता का सफ़र शुरू हुआ। अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण में लगभग 12 साल नौकरी की। फिर उसके बाद नेटवर्क 18 में आ गया। नेटवर्क 18 में 12-16 साल के आसपास एडिटर रहा। जी में काम किया। फिर एक वक्त काम करते करते मुझे समझ में आया कि अब पत्रकारिता नहीं है, अब हम सीईओ की भूमिका में हैं। और जब सीईओ की भूमिका में आदमी आता है तो खबरों से मतलब नहीं होता, रेवेन्यू से मतलब होता है। और हमारे जैसों पर जिम्मेदारी आ गई रेवेन्यू लाने की। वो रेवेन्यू लाना बड़ा खतरनाक काम था। आपको किसी के आगे झुक के पैसा मांगना होता था। गवर्नमेंट रेवेन्यू तक चलता था कि ऑफिस, सूचना विभाग, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास गए, कुछ फाइलें टीम लेके गए, उनके साथ चाय पी, टीम को मिलवाया और टीम ने वो रेवेन्यू डेवलप कर लिया। हाँ। लेकिन मसला फिर आया यहाँ तक कि अब छोटी छोटी जगहों पे इवेंट्स होंगे, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए लाए जाएंगे। लगा कि ये अपना जॉनरा है ही नहीं। देन आई टर्न टू मुंबई। कुछ कहानियाँ थी, वो कहानी लेके गया था। किस्मत से अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म जो थी, डायलॉग लिखने का मौका मिल गया, तो वहाँ से लगा कि कुछ काम हो सकता है। वो करते करते थोड़ा काम करते रहे। एक आइडिएशन आया, सिंगल लाइन का एक आइडिया दिया, तो
मैंने वो इनकाउंटर देखा उस आतंकवादी का, तो उसके बाप ने लाश लेने से मना कर दिया, तो उस पर मुल्क बनी जी। और बदायूं में 2 लड़कियां फांसी पर लटका के चढ़ा दी गई थी। वो मसला यूएनओ तक गया था। तो बदायूं कांड पर एक आइडिएशन बनाया, तो उस पर फिल्म बनी आर्टिकल 15। करते करते फिर लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी जितनी भी कहानियाँ उस पर फिल्म बन जाएगी। तो फिर लगा कहानी है तो बतानी है, तो बताने का भी प्लान क्या है। तो ये हुआ कि नॉवेल लिखते, किताबें लिखते। हाँ। तो पहली किताब कोर्ट काकोरी लिखी, सुपरहिट रही, बेस्ट सेलर रही। उस समय एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हर लेखक के पास एक किताब होती है। मज़ा तब आता जब लेखक के पास दूसरी किताब हो। अच्छा। तो मैं बनारस पर एक किताब लिख रहा था, करीबन 100 पन्ने लिख चुका था। अचानक मुझे लगा कि नहीं, ये वाली नहीं करते, एक अगली कहानी करते। वो कश्मीर पे लिखने लगा। कश्मीर पे लिखते लिखते 80-90 पन्ने उसके लिख के लाया। तब तक अतीक का मर्डर हो गया। अतीक का मर्डर हुआ तो मैंने फिर पब्लिशर को समझाया, मैंने कहा आप सब छोड़ दो, मैं अतीक मर्डर पे लिखता हूँ कहानी। क्योंकि मैंने पहली बार देखा इस तरीके का लाइव मर्डर। वहाँ से कसारी मसारी पैदा हुई और कसारी मसारी ने मेरा हर किताब एक राइटर का बच्चा होती है। कोर्ट काकोरी बहुत अच्छी गई थी, बेस्ट सेलर रही थी, लेकिन कसारी मसारी 8 महीने 9 महीने बाद भी देश की नंबर 1 किताब है। 100 टॉप 100 जो बेस्ट सेलर है उन लिस्ट में 99 किताबें इंग्लिश की हैं, अकेली हिंदी की किताब है। ओवरऑल राइटिंग जो इंडियन राइटिंग है उसमें टॉप पर रही। और जितनी किताबें होती हैं, यानी आप हनुमान चालीसा खरीद लें या मैथमेटिक्स की किताब खरीद लें या नॉवेल खरीद लें, जो ओवरऑल बिक्री है उसमें वो किताब 5वें नंबर पे है। बहुत अच्छे तरीके से किताब ने रिस्पॉन्स किया। ये कहानी है। इस बीच में जी टीवी के लिए, जी टीवी और जी अनमोल, इनके लिए एक रियलिटी शो का क्रिएटिव हेड रहा मैं। अच्छा। उसका नाम था स्वर्ण स्वर भारत। अच्छा। वो उसका क्रिएटिव हेड रहा। सारेगामा और ऑल इंडिया सिंगिंग में जीता ही जी। तो कलम शुरू से साथ रही और वो सफ़र जारी है। और मुझे लगता है कि शौक अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो काम करने में मज़ा आता है। बस वही कर रहा हूँ। लंबा चौड़ा करियर है सर आपका, कोई दो राय नहीं है। और कहा जाए कि घाट घाट का पानी आपने पिया है तो गलत नहीं होगा। कसारी मसारी की आपने नींव कैसे रखी वो आपने बताया। इसमें जो फैक्ट हैं, जो बातें कही गई हैं, वो सर कैसे जुटाई आपने? कितना बड़ा टास्क था, कितनी बड़ी चुनौती थी? क्योंकि भाई अतीक अहमद के बारे में आप लिख रहे हैं और हमारे सामने मर्डर हुआ है, हमने देखा है, तो उसमें एक रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है गलती की। तो आपने ये फैक्ट कैसे इकट्ठा किए? एक तो हुआ ये कि हमने ज़िंदगी में बहुत सारे विजुअल्स देखे। उदाहरण बताता हूँ, जैसे आरुषि के फादर थे राजेश तलवार। वो कोर्ट में जा रहे थे, किसी ने उनके मुंह पे चाकू मारा जी। मीडिया वहाँ मौजूद था, विजुअल स्टूडियो आया, स्टूडियो से ऑन एयर हो गया। हाँ। अरविंद केजरीवाल चले जा रहे हैं, किसी ने स्याही फेंक दी, विजुअल स्पॉट से आया, पीसीआर में गया, ऑन एयर हो गया। हाँ। अतीक का पहला मर्डर था मेरी अपनी करियर हिस्ट्री में जो लाइव चल रहा था। तो मैंने लाइव मर्डर कभी नहीं देखा था। अब लोग इसको कैसे समझते हैं कि डेफर्ड लाइव और लाइव में क्या फ़र्क होता है। वो टीवी में लाइव चल रहा था। यहाँ से मुझे लगा, एक ये लाइव चल रहा है, दूसरा वो अतीक अहमद है, तीसरा दोनों हथकड़ी में बंधे हैं, चौथा पुलिस ने होल्स्टर में हाथ भी नहीं डाला, पांचवा वो जय श्री राम कहते हुए सरेंडर कर गए, छठा मैंने ऐसा कभी विजुअल नहीं देखा था, सातवां और सबसे सनसनीखेज कि क्या मीडिया की बढ़ती हुई भीड़ हत्यारों को भी उसके बीच में खड़ा कर सकती है। और हत्यारे वो जिनके पास 90 रुपए दाल रोटी खाने के लिए नहीं थे ढाबे में, वो 9.5 लाख रुपए की जिगैना पिस्टल के साथ उसको मार रहे थे, वेल्थर के साथ मार रहे थे। अब इस कंटेंट के बाद ये कहानी कहाँ जाएगी? तो जब मैं लिखने के लिए मैंने अपने पब्लिशर से बात की तो पब्लिशर माना कि हाँ है तो बड़ा सनसनीखेज, लेकिन इसमें है क्या, आइडिया क्या है आपका कहानी लिखने का? मैंने कहा मेरा आइडिया अतीक पर लिखने का नहीं है। अच्छा। मैं अतीक पे नहीं लिखना चाहता कि अतीक कौन है। अतीक को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। कहानी आई क्यों? लाइव मर्डर की वजह से। तो मुझे उमेश पाल मर्डर केस से लेके अतीक मर्डर केस के बीच में जो 54 दिन गुजरे हैं, हाँ, उस 54 दिन पर कहानी लिखनी है। उसका जिक्र है। अच्छा। जिसमें
कैसे पिस्टल आई, कैसे प्लानिंग हुई, कैसे रोहिणी कोर्ट का प्रेमाइसेस उसमें यूज हुआ, कैसे विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐलान करना पड़ा कि मिट्टी में मिला दूंगा, कैसे उसके यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी अतीक के यहाँ, क्या उसका पॉलिटिकल कनाइवेंस था, कैसे वो 4 बार विधायक बना और 1 बार सांसद बना, कैसे उसके 1 वोट से मनमोहन सिंह की सरकार बची, बिल्कुल, और 54 दिन के अंदर जो कसारी मसारी के बबूल के जंगल में एक तांगे वाले के घर पैदा हुआ था जो अतीक, जिस अतीक ने कसारी मसारी में अपने जीवन का, अपनी आपराधिक दुनिया का पहला मर्डर किया था, वही अतीक खुद मारे जाने के बाद कैसे कसारी मसारी के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये पूरा एडिशन था इस पर पूरी कहानी, 54 दिन का, ये 54 दिन की कहानी है। बिल्कुल। हम सर आते हैं, उस पर भी आते हैं, कसारी मसारी पर भी आएंगे और किस तरह से। और एक सवाल ज़रूर लोगों के मन में उठता है कि इसके पीछे किसकी साजिश थी, किसने मरवाया, पुलिस वहाँ पर खड़ी थी। चूँकि मैं भी वहाँ उस समय लाइव था, जी न्यूज़ में एंकरिंग कर रहा था, पूरी रात हम लोग लाइव एंकरिंग कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा कभी नहीं देखा गया। हम लोगों के जीवन में भी हमने देखा कि भाई बिल्कुल जब विजुअल्स आते हैं उसके बाद जाते हैं, पीसीआर से जाके डेफर्ड जाता है, लेकिन शुरुआत में वो विजुअल भी चल गए। कहते हैं कि टीवी पर खून नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो सारे विजुअल लाइव मर्डर चल गया, बहुत बड़ा मैसेज गया। अतीक अहमद से कभी आपकी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात हुई पत्रकारिता के दौर में? 10 बार। 10 बार। कैसा रहा एक्सपीरियंस? दबंग आदमी था। सुएट्स वाला जब कांड हुआ था, जब उसने कॉलेज में घुस के डीन को और प्रोफेसर्स को मारपीट की थी एक लड़के के नंबर बढ़वाने के लिए, अतीक भूल चुका था कि जब उसका समय आया, शुरू हुआ था, तब केवल प्रियदर्शनी वाला वो काला टेलीफोन होता था। उसको मालूम नहीं था कि अब मोबाइल आ चुका था, अब वो सर्विलेंस पे भी रहता है। उसको मालूम नहीं था कि अब सीसीटीवी लगे हुए हैं। वो विजुअल्स मेरे हाथ लग गए। वो विजुअल्स लेते ही मैंने उनको दिखाया, अतीक का फ़ोन आया, बहुत बढ़िया दिखाए हो भैया, अच्छा, बहुत अच्छा दिखाए हो, और आप तो पुराने दोस्त हो तो आप तो ऐसे ही दिखाओगे, तुम ना दिखाई हो तो को दिखाई। इस तरीके से वो बात कर, इसी लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में। और आओ कौने दिन क्या लखनऊ में बैठे सब दिखाइयो, इलाहाबाद ना हो आइयो कब हो, इलाहाबाद तो आइयो, गंगा में नहाने, संगम में नहाने आइयो। तो अतीक से पहली बार बात है का तुम्हार? तो हमने कहा नहीं बिल्कुल आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। कहा ये हो यार, अरे हमारा वो बात सुना दो कि काहे गए रानम वहाँ, हम क्यों गए थे वहाँ, क्या हमने किया और क्या वो लोग कर रहे थे। तो हमने कहा लाइव पे आ जाओ ना, लाइव पे आ जाओ। बोले हमारी बात जाएगी पूरी? हमने कहा बिल्कुल जाएगी। तो बोले ठीक है हम आते हैं लाइव पे। मैं लाइव पे था, सुमित अवस्थी एंकर थे, अतीक लाइव पे स्टूडियो में बैठा हुआ था, इलाहाबाद में लाइव पर था। तो अतीक से कानपुर में मुलाकात है, इलाहाबाद में 10 मुलाकातें हैं। मैं घर गया हूँ अतीक के, अतीक से बोलचाल है, बातचीत थी, सब कुछ था। अच्छा, हाँ, पर खबर मायावती के खिलाफ होती थी तो भी दिखाते थे, खबर अखिलेश यादव की होती थी तो भी दिखाते थे, मुलायम सिंह की होती थी तो भी दिखाते थे, योगी आदित्यनाथ की होती थी तो भी दिखाते थे। हाँ, खबरें तो दिखानी, क्योंकि खबरें ही कहने आए। बिल्कुल, तो खबरें दिखाते थे। फिर अतीक से मुलाकात थी तो इसका मतलब क्या अतीक के खिलाफ खबर नहीं दिखाई जाएगी क्या? क्या मतलब अतीक कोई क्राइम करेगा, जराइम करेगा तो लिखेंगे अतीक का मास्टर स्ट्रोक? मैं सर इसी पर आ रहा था। मैंने देखा है कि आप लोगों ने बड़ी दबंगई के साथ पत्रकारिता में लोगों के खिलाफ खबरें दिखाई हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई डॉन माफिया हो, बाहुबली हो, हमने देखा है। सर आपकी अतीक से मुलाकात थी, एंटी खबरें जब आप चलाते थे अतीक के खिलाफ, डर नहीं लगा कभी? छोटी सी घटना बताऊं? बिल्कुल सर। मायावती मुख्यमंत्री थी, मोहनलालगंज एक इलाका है जहां की सीएचसी में 6 बच्चे डिप्थीरिया के इंजेक्शन से मर गए। 6 बच्चे मरे थे। बच्चे सेंसिटिव इशू होते, IBN 7 पर, नेटवर्क 18 में था। जाके मौके से वो खबर की और लगा कि डिप्थीरिया के इंजेक्शन से बच्चे मरे कैसे होंगे। तो पता लगा कि एक योजना होती है कि जिसमें पहले दाइयाँ घर में प्रसव कराती थी, जी। तो शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेशियो और मदर डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा था। उसको ख़त्म करने के लिए, बहुत मोटी भाषा में समझा दूं कि जैसे दहेज ख़त्म किया गया समाज में, सती प्रथा ख़त्म की गई, वैसे घर में बच्चा पैदा करने की। तो पता लगा कि योजना होती है
जिसका नाम होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जी। तो वो 6 बच्चों को उसकी वजह से मिल रहा था। फिर उसमें जो 6 बच्चों की मौत हुई उसमें जो क्या बोलते हैं उसको आशा बहुएं जी, आशा बहुएं प्रेग्नेंट औरतों को 9 महीने तक आयरन की गोली और कैल्शियम और ये सारी चीज़ें देती रहती हैं, और जब वो आकर अस्पताल में प्रसव कराती हैं तो उनको 2,000 रुपये भी मिलते हैं और बच्चों के लिए खिलौने भी मिलते हैं। ठीक है। फिर समझ में अच्छा ये कुछ है। तो उस योजना के तहत ये बच्चे मर गए, तो यानी योजना में फ्लॉ था। भाई साहब वो 6 बच्चों की लाशें जानते हैं कहाँ तक ले गई? 10,000 करोड़ रुपए के स्कैम तक ले गई। उस 10,000 करोड़ के स्कैम को दबाने के लिए लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में उस वक्त का जो सीएमओ था वो कुत्ता टहला रहा था, मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था, शूटर आते हैं और उसको डे लाइट मारकर चले जाते हैं। अभी हम इसको खोज ही रहे थे कि मुश्किल से 12, 15, 20 दिन बाद दूसरा सीएमओ भी उसी स्टाइल में मार दिया जाता है। फिर एक डिप्टी सीएमओ पकड़ा जाता है और डिप्टी सीएमओ पकड़ के जेल भेजा जाता है कि इसने ही सबको मरवाया है। वो जेल से कहता है कि मैं पूरी कहानी कल खोल दूंगा कोर्ट में। जिस दिन वो ये कहता है उसी दिन जेल के अंदर वो 12 जगह से आर्टरी काटता है, ये और ऐसे ही इस तरफ भी, लेकिन मरता नहीं है। फिर वो अपनी बेल्ट उतारता है, अपने गले में बांधता है, पीछे खिड़की थी उसमें बांधता है और कमोड में बैठ के आत्महत्या कर लेता है। 12 जगह से आर्टरी काटी थी, वो कत्ल था जिसको आत्महत्या साबित किया गया। गवर्नमेंट ने, बाद में सीबीआई ने भी उसको, अब उसकी पत्नी ने सीबीआई की रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया, हत्या पर फिर आ रहे। सीबीआई ने मान लिया कि ये आत्महत्या है। सीबीआई ने आत्महत्या मान लिया उसको। अब दोबारा सीबीआई की जांच हो रही है। बताइए। आइएगा अभी रुकिए। इस पूरे कांड में 6 और लोग संदिग्ध हालातों में मरे पाए गए। कोई रोड एक्सीडेंट में, किसी ने घर में फांसी लगा ली, किसी की लाश मिली। 100 से ज्यादा मंत्री, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर्स, ये सारे लोग निकले। जो एनआरएचएम, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का घपला था। वो जब उसको खोला तो मनोज राजन त्रिपाठी हर चीज में 4 कदम आगे चल रहे थे। उस वक्त पुलिस ने मुझको उठा लिया। मैंने 5 मिनट पहले ब्रजलाल जो उस वक्त के डीजीपी थे उनसे बात की हुई थी, मैंने रीडायल कर दिया। पुलिस मुझको उठा के ले जा रही थी। कहाँ ले जा रही थी? मार डालेगी, एनकाउंटर कर देगी, कहीं मार के फेंक देगी, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उनको फ़ोन मिल गया और उन्होंने बाकायदा बचाया मुझे। अब रॉ और आईबी की इंफॉर्मेशन आई कि मेरी सुपारी नेपाल में परवेज टांडा को दी गई। परवेज टांडा आईएसआई का एजेंट था जो फेक करेंसी का काम पाकिस्तान के लिए करता था। उस परवेज टांडा ने मेरी हत्या कराने के लिए उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूशन किया। आईबी का इनपुट था कि मुझे ट्रक से कुचल के मारा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? तब राजदीप सरदेसाई मेरे सुपर बॉस थे और मेरे मैनेजिंग एडिटर थे आशुतोष। इन दोनों को मैंने ये बात शेयर की। शेयर करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ महीनों के लिए दिल्ली आ जाओ, यहीं से काम करो, वहां खतरा है। ये नहीं होगा सर। अच्छा, आएंगे नहीं गए आप? यहीं रहेंगे। और 12 दिन बाद परवेज टांडा एक ऑपरेशन में नेपाल में मार दिया गया। वो कहानी क्या है वो बाद में, लेकिन वही मार दिया गया। तो इससे जुड़ा हुआ है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सवाल ये पूछा ना कि आप डरे क्यों नहीं। जब तब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? क्या बात, इसलिए आपको किस्सा सुनाया। क्या बात है। मतलब जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं उनकी सुपारी किसको दी गई आप समझ सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है, एनआरएचएम घोटाला आप लोगों ने बहुत अच्छे से चलाया। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर कहा जाए तो खुलासा करने वालों की टीम में या फिर खुलासा करने वालों में सबसे आगे आप ही लोग रहे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब मुझे कभी लिखना होगा तो मुझे उस पर किताब लिखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल लिखनी चाहिए सर, क्योंकि वो जिंदगी, मौत, पॉलिटिक्स, 10,000 करोड़, बच्चे और माँ से जुड़ा मुद्दा है। हाँ, माँ से जुड़ा मुद्दा है वो, इसलिए उसको कभी लिखा जाना चाहिए। लंबी रिसर्च है वो भी, लेकिन बहुत लंबी रिसर्च है। हाँ, समझ ला सर। उत्तर प्रदेश में राजनीति और गुंडा राज, माफिया राज, बाहुबल दोनों को अलग अलग कभी देखा नहीं जा सकता था। आज की डेट में या फिर पहले ये ऐसा कि ये विडंबना क्यों? उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या मजबूरी, हर मुख्यमंत्री के लिए ये मजबूरी थी? बिहार और उत्तर प्रदेश
ये दो प्रदेश ऐसे हैं कि अगर इन दो प्रदेशों को आप फेड आउट कर दीजिए, ब्लर कर दीजिए जी, तो टीवी को खबर नहीं मिलेगी। कोई चैनल उठा लीजिए, ठीक बात है, 5 हेडलाइंस में से 3 हेडलाइन यूपी की मिलेगी आपको। लालू मुख्यमंत्री होंगे, राबड़ी मुख्यमंत्री होंगी बिहार की, तो बिहार टीआरपी है। उत्तर प्रदेश में श्रीपति मिश्र अगर वो होंगे यूपी में तो खबर नहीं होगी। मायावती होंगे, मुलायम होंगे, अखिलेश होंगे, योगी होंगे, हमेशा खबर बनी रहेगी, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजर जाता है। और इस देश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन ही यूपी है। राम मंदिर से ही भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। बिल्कुल, वो पार्टी आज सत्ता में है और आज भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल लैब अगर कहीं है वो उत्तर प्रदेश में है। अब आइए बात माफियाज्म पे। बिल्कुल, ददुआ का नाम सुना है आपने? 35 साल तक बुंदेलखंड में राज किया उस डकैत ने, पटेलों के नाम पर। कोई सरकार उसको छूती नहीं थी, कोई सरकारी सड़क नहीं बन सकती थी, कोई सरकारी हैंडपंप नहीं लग सकता था। तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनती है वो सबसे बड़ा केंद्र था और सरकार की बोली लगती थी उसके ठेके पे, लेकिन कोई भी तेंदुपत्ते की पत्ती दिए बिना, कमीशन दिए बिना कोई सरकारी टेंडर वहां उठ नहीं सकता था। वो था ददुआ, जिसको मायावती ने मरवाया बाद में। उसका भाई सांसद बना, उसका बेटा विधायक बना, डकैत का। ये है उत्तर प्रदेश। बेहमई कांड जब हुआ है, फूलन देवी ने 21 लोगों को, खासकर ठाकुरों को, हालांकि वो सब ठाकुर नहीं थे, उसमें एक धानुक था, एक मुसलमान था और एक शायद पासी भी था, धोखे में मर गए थे वो। जब मारा तो मुलायम सिंह वॉज द लीडर, जो बेहमई में धरने पर बैठे थे कि फूलन देवी और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार किया जाए। और वही मुलायम सिंह थे जिन्होंने फूलन देवी के सारे मुकदमे इस शासनादेश के साथ वापस लिए थे कि जनहित में फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस लिए जाते हैं। और फूलन देवी को मिर्जापुर भदोही से सांसद बनाया था उन्होंने। डकैत, बताइए। अभी मैं डकैतों की बात कर रहा हूं, माफिया पे तो आया ही नहीं। अब आइए ब्रजेश सिंह, बिल्कुल, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, रिजवान हैदर, मेरठ का वो जिसका अंगूठा कट गया था, हाजी, मैं नाम भूल रहा हूं जी, नाम गिनाता चला जाऊंगा, नाम आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये जो लोग थे ना, इनको पॉलिटिकल खद्दर पहनाया क्यों जाता था? इसको ऐसे पहनाया जाता था, इसको मैं कैसे बताऊं आपको, कि जैसे आप चकदे फिल्म बनाइए और चकदे में नवाजुद्दीन को हीरो बना दीजिए, तो वो फिल्म भी 12-15 करोड़ में बन जाएगी और वो बिजनेस भी उसका 30-35 करोड़ कर लेगी। लेकिन जैसे ही चकदे में शाहरुख खान आता है, वो फिल्म अपने आप 100-200 करोड़ की हो जाती है। अब इसको उदाहरण समझते हुए आप समझिएगा कि जब एक अतीक अहमद इलाहाबाद से लड़ता है तो इलाहाबाद के आसपास की कम से कम 1.5 दर्जन सीटें उसके प्रभाव में आती हैं। क्योंकि अगर वो माफिया जाके कहता था वोट देगा है नेताजी का, किसकी औकात है जो नहीं देगा। ददुआ का जो चेला था ठोकिया, ददुआ के ऑपरेशन के बाद जब टीम वापस आ रही थी 2 दिन बाद, उसने अटैक किया, 6 या 8 पुलिस वाले मारे गए उसमें, जो ददुआ को मार के आए थे जी, वो मारे गए। उसी ठोकिया को अजीत सिंह तब थे, रालोद, राष्ट्रीय लोकदल ने टिकट दिया, उसकी मां को पियरिया देवी नाम था उसका, मुझे आज तक याद है, और उस हैंडपंप उसका निशान था। और ठोकिया का ऐलान था बुंदेलखंड में कि वोट नहीं मिला अगर मां को तो हैंडपंप से पानी नहीं खून निकलेगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो एक अतीक, एक मुख्तार, एक ब्रजेश सिंह जब कहीं लड़ते थे तो आसपास की 12-15 सीटों की गारंटी होती थी और विधानसभा या लोकसभा में सीटें चाहिए होती थी साम दाम दंड भेद से। तो इसमें जो दंड वाला हिस्सा है वो ये माफिया हुआ करते थे। आज साम दाम पर ज्यादा हिसाब किताब है, आज दाम दे दिया जाता है, लेकिन दंड इस माफिया के जरिए दिया जाता था। और एक बात आपको बताऊं जी, इसके लिए जनता दोषी है। मैं बार बार उस डिप्टी एसपी का नाम भूल जाता हूं,
मुख्तार अंसारी गैंग ने पुलिस की एक कार्बाइन छीन ली थी जी। उस डिप्टी एसपी ने, शैलेंद्र सिंह नाम था उनका, शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी थे, उन्होंने मुख्तार अंसारी के गैंग को पकड़कर वो कार्बाइन वापस किए, लेकिन शैलेंद्र सिंह के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू हो गई। शैलेंद्र सिंह को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा और मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा। चंदा बटोर के शैलेंद्र सिंह पैनी ऑनेस्ट, एक चवन्नी का गुनाहगार नहीं, किसी की चाय नहीं पी होगी इस ईमानदार अफसर ने, जिसने अपनी ड्यूटी करने के लिए मुख्तार अंसारी को भी आगे सर नहीं झुकाया था। जनता ने उसको वोट नहीं दिया, जनता ने मुख्तार को ही जिताया। बताइए। तो ये जनता है। मुख्तार के लिए कहा जाता है कि उसके क्षेत्र में जो लोग थे, कुछ लोग तो उसको भगवान मानते थे, ऐसा है क्या? लंका में भी रावण को बहुत सारे लोग भगवान मानते थे, कौरवों को भी बहुत सारे लोग भगवान मानते थे, जिन्होंने क्रूसीफाइड किया था यीशु मसीह को, उनको भी लोग भगवान मानते थे। भय को भगवान कहना गलत है, ये भय है। भय है। और भय के अलावा एक गुंडे से जब आपकी पहचान होती है, जब आपकी बस्ती में, अनुज के घर में, मोहल्ले में आके एक मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद का कॉन्वॉय रुकता है ना, काफिला, एक नंबर की गाड़ी, काले रंग की फॉर्च्यूनर की फ्लीट रुकती है, जब अनुज के घर जाता है, कहाँ गए मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, कहाँ गए? अनुज के घर गए। जब वो अनुज के घर से नीचे उतरते थे और अनुज साथ में उतरता था उनके, और उसके बाद वो कॉन्वॉय में बैठ के जब चले आते थे, तो पूरा इलाका अनुज से डरता था। क्यों? क्योंकि वो माफिया अनुज को अपनी अनसीन पावर डेलीगेट करके गया है। लोग क्यों योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो अपनी डीपी पे लगाते हैं? बिल्कुल। लोग क्यों मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो डीपी पे लगाते हैं? क्योंकि उससे उनकी फोटो का कद बढ़ता है। ऐसे ही माफिया जब किसी आदमी के घर आता है तो उस आदमी की गुंडई भी बढ़ती है, वो गुंडई दे के जाता है उस आदमी को। आप समझ रहे हैं? मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपने गृह प्रवेश जानते कैसे कराया था? कैसे? उन्होंने 100 राइफलधारी लोग बुलाए थे अपने यहाँ, कम से कम 200-300 राउंड फायर हुआ, हो गया गृह प्रवेश, चले गए। पूरा इलाका जान गया कि इस घर में जो आदमी है उसके पास 100 राइफल है। कोई परिंदा पर मारेगा उसके घर? कभी नहीं मारेगा। ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। ये तरीका है। ये तरीका है, इनका ऑरा काम करता है। अगर ऑरा काम नहीं कर रहा होता ना, तो शैलेंद्र सिंह चुनाव जीतता, मुख्तार अंसारी नहीं जीतता। सही बात है। इसलिए किसी ब्रजेश, किसी मुख्तार, किसी अतीक को कोई मुलायम सिंह, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई समाजवादी पार्टी और कोई बहुजन समाज पार्टी अपना शेल्टर देती है, क्योंकि उसको एक सीट नहीं चाहिए, आसपास की कई सीटें चाहिए। अतीक अहमद का जब जिक्र होता है तो गेस्ट हाउस कांड की भी याद आ जाती है। क्या हुआ था सर उस समय, ज़रा कुछ आप बताएं। कहानियां तो बहुत हैं, किस्से तो बहुत हैं, लोगों ने बहुत कुछ बताया भी है अपने अपने तरीके से। आपकी नज़र में वो केस कैसा था? कुछ नहीं था, मिलीजुली सरकार बनी थी जी। मिलीजुली सरकार में मुलायम सिंह कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे थे, और उस जमाने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग था पॉलिटिक्स का जी। वो काशीराम को समझ में नहीं आ रहा था। काशीराम समझ रहे थे कि दलितों को किनारे करके यादववाद चलाया जा रहा है, मुसलमानवाद चलाया जा रहा है। इसको लेके काशीराम ने तुरंत इस सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही। जब सरकार से समर्थन लेने की वापस के लिए मीटिंग हो रही थी गेस्ट हाउस में, उस वक्त समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक, तमाम नेता, अतीक अहमद, इन सब लोगों ने गेस्ट हाउस पर हमला किया। विधायकों को अगवा किया गया, उनके संग मारपीट की गई। गेस्ट हाउस के एक कमरे में 5 मीरा माई बाग पर था, उसके एक कमरे में मायावती बंद थी, वहां उनके कपड़े फाड़े गए, गैस का सिलेंडर फोड़ा गया। उस समय केंद्र को इंटरवीन करना पड़ा और मायावती की जान बच सकी, और अतीक अहमद ने उसमें आगे बढ़ के रोल, मतलब जो कर सकता था अतीक अहमद वो सब कर रहा था। यही वजह थी कि अतीक अहमद हमेशा मायावती के आंखों की किरकिरी रहा। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो योगी आदित्यनाथ के काल में आपको समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ ने अतीक को बर्बाद कर दिया। एक बार पता करिएगा कि अतीक अहमद को बर्बाद करना किसने शुरू किया था? वो मायावती ने किया था। अच्छा, वो मायावती ने उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसके तमाम सारे सब गिरवा के सील करा दिए थे उसने।
अतीक अहमद को सबसे पहले जेल अगर किसी ने भेजा है तो मायावती ने भेजा है, सुएट्स वाले मामले में। वो अतीक अहमद गेस्ट हाउस कांड में ये रोल था। और उसके बाद जब मुलायम सिंह से समर्थन वापस हुआ, मायावती को भाजपा ने समर्थन दे दिया और भाजपा और मायावती की समर्थित सरकार बन गई। काशीराम का ये फार्मूला भी था, समर्थन लेते चलो, सरकार बनाते चलो। फिर उन्होंने बाद में वो समर्थन वापस भी लिया, वो भी वो एक अलग कहानी है, उस पर अलग चले जाएंगे। तो वो काशीराम का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था। वो मिशन चलाने वाले व्यक्ति थे और मायावती ने उसमें एग्रेशन डाला और पैसा भी डाला, पैसा भी लाई मायावती, और धीमे धीमे काशीराम के लोगों को निकाल के अपनी एक अलग बहुजन समाज पार्टी बनाई। अब वो अपने मिजाज की है, कभी उनका भतीजा है तो कभी नहीं है। पार्टी के तमाम सारे लोग निकाल दिए गए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये वजह रहती थी, अतीक अहमद ने मायावती के गेस्ट हाउस कांड वाली गुस्सा को शांत करने के लिए किया क्या, जब परमाणु संधि पर वोट पड़ रहा था तो मुलायम सिंह ने कांग्रेस का विरोध किया था और अतीक से कहा था कि तुम वोट समर्थन में नहीं दोगे। अतीक आया, उसने मायावती को खुश करने के लिए समर्थन में वोट दिया और मायावती को बताया कि मैंने वोट दे दिया। उसको लगा कि मायावती से नाराजगी दूर हो गई, लेकिन मायावती नाराजगी दूर करने वाले लोगों में से नहीं है। हाँ, एक बात है, एक लास्ट फैसला उन्होंने क्यों किया दैट आई डोंट नो। अतीक के मरने के कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने मेयर का टिकट अतीक की पत्नी को दिया। मेरा अगला सवाल सर यही था। उन्होंने मेयर का टिकट अतीक की पत्नी को दिया, हालांकि बाद में विड्रॉ हुआ, लेकिन वो टिकट तो उन्होंने दिया। मुख्तार अंसारी को मायावती ने भी पाला, रिजवान हैदर को मायावती ने भी पाला, मित्र सेन यादव जो सजा याफ्ता रहे थे, फांसी की सजा उनकी सजा माफ़ी मिली थी राष्ट्रपति से उनको, उनके बेटे आनंद सेन थे जिन पर एक दलित लड़की का बलात्कार, अपहरण और हत्या किया, जिन पर मुकदमा था, जिनको उम्र कैद हुई, बाद में वो हाई कोर्ट से छूट गए। वही मायावती जिनके शेखर तिवारी विधायक ने एक इंजीनियर को चंदा वसूली में करंट लगा के मार दिया। वही पुरुषोत्तम द्विवेदी जो एक लड़की के सामूहिक रेप में जेल में काट रहे थे। तो वो मायावती ने ऐसे लोगों को पाला भी, लेकिन ऐसे लोगों को सजा भी दिलवाई है। तो अतीक के कहते हैं, अतीक को अगर एक सुतली बम मान लिया जाए तो उसके वो जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे पटाखे में आग लगाई जाती है, हाँ, उस थिनगे में, उस काणी में पहली आग तो मायावती ने लगाई थी। बाद में योगी आदित्यनाथ ने उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया। हाँ, वो तो देखा हम लोगों ने किस तरह से वो वैन में बैठाल कर गर्मी में, भरी गर्मी में लाना उतनी दूर से और फिर ले जाना, और जेल के अंदर भी एंट्री नहीं होनी और बाहर बैठ के वेट करना और तुरंत आना और तुरंत चले जाना, बहुत मुश्किल रहता है। हम लोग एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी थोड़ा सफ़र कर लेते हैं 400-500 किलोमीटर का, तो कमर टेढ़ी हो जाती है। सर, अतीक अहमद पर आपने इतना रिसर्च किया है, बुक लिखी है और उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे? क्या अतीक अहमद का चैप्टर क्लोज मान लिया जाए, क्लोज हो गया है, या फिर अभी भी कुछ कड़ियाँ बाकी हैं, बची हुई हैं? मुझे तो लगता है कि मुख्तार अंसारी का चैप्टर भी क्लोज नहीं माना जाना चाहिए अभी। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसलिए कह रहा हूं कि एक तबका है जो ये इस मरमरिंग के साथ है कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देके मारा गया है। जी, ऐसे बहुत से फ़ोन रिकॉर्ड भी हैं कि हम लगातार बीमार हो जाते जा रहे हैं, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। यही वजह है कि अफजाल जो उनके भाई हैं, उन्होंने मुख्तार अंसारी की बॉडी को केमिकलाइज कराया है, और ऐसे केमिकलाइज कराया है कि आज से 30 साल बाद भी उनकी लाश का अगर पोस्टमार्टम होगा तो उसकी रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। अच्छा। लेकिन शायद वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हो जब कभी फेवरेबल टाइम हो, और फेवरेबल टाइम का मतलब होता है जब उनके मुताबिक सरकार हो, जब उनके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी हो, जब उनके मुताबिक माहौल हो। तो अतीक का मसला भी अभी नहीं है, क्योंकि अतीक का मर्डर हुआ है। उस मर्डर के कुछ फ्रेम हैं। जी, फ्रेम ऐसे कि जब वो मर्डर कर रहे थे तो उनके पास 9.5 लाख रुपए की जिगाना कहाँ से आई, एक बात। दूसरी बात, पुलिस ने अपने होल्स्टर में हाथ भी नहीं डाला। बिल्कुल ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश पे तो हाफ एनकाउंटर चलता ही है कि पैर पे तो गोली मारी जा सकती थी, नहीं मारी गई। वो जय श्री राम का नारा भी लगाते रहे, और नारा लगाते हुए बहुत आराम से सरेंडर कर दिया और बयान दे दिया कि हम डॉन बनना था इसलिए उसको मार दिया, काम खत्म।
3 थ्योरीज चली जी। एक, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है, एक थ्योरी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स पर अतीक बाहर था, बाहर आया था पेशी पे, अंडरटेकिंग थी। तो जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में जब जाती है कोई चीज़, तो उस पर खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसका मर्डर हुआ। दूसरी बात, दोनों भाई हथकड़ी में थे, लगता है कि जैसे भागने ना पाए। इन सारी चीजों के बाद एक मरमरिंग इस चीज की रही कि विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में जब बहस हुई, तो अखिलेश यादव ने उमेश पाल की हत्या का मसला उठाया और साफ तौर पर यह कहा कि आपके रहते इलाहाबाद में सरेआम 7-8-10 लोगों ने बम चला के, गोली चला के, गनर्स को मार के एक वकील की हत्या कर दी। तब योगी आदित्यनाथ को उठना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि पालेंगे पोसेंगे आप, आपकी पार्टी उस माफिया को बड़ा करेगी, पानी देगी, पौधा पनपाएगी, पेड़ बनाएगी, और दोष हम पर होगा, आपके इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और ये बात 2 से 3 बार कही, हमारी सरकार उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। तो एक थ्योरी ये आई कि विपक्ष ने अंदर अंदर कहीं प्लानिंग करके ब्लेम गेम, सरकार के साथ ब्लेम गेम करने के लिए अतीक को मरवा दिया, एक बात। तीसरी बात, बहुत सारे व्हाइट कॉलर लोग हैं, जिसमें सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, ब्यूरोक्रेसी, मंत्री, तमाम सारे लोग अतीक के साथ हजारों करोड़ के जमीन के कारोबार में शामिल थे। अच्छा। जब उमेश पाल कुछ करोड़ रुपए नहीं वापस कर रहा था उसके, तो उसको मरवा दिया गया। इन सब का तो हजारों करोड़ इन्वॉल्व था। तो अगर आप एक राइटर के तौर पर बैठे तो आप तीनों थ्योरीज को जब सोचेंगे तो आपको लगेगा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो अतीक का मरना एक बहुत बड़ा संदेश है मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक इतना बड़ा माफिया गिरा दिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो दूसरा, विपक्ष अगर ऐसा करता है तो वो ये दिखाता है कि हमारे एक मुसलमान को मार दिया गया जो 4 बार का विधायक और 1 बार का सांसद था। ठीक है। और तीसरा तबका आया, वो जो उनके साथ कारोबार में था, उसके लिए भी अतीक की मौत मुनाफे की वजह थी। तो ये 3 थ्योरीज उभर कर आती है। सुपारी तो अनिल उसकी दी गई, सुपारी चली है, पंजाब गई है, पंजाब से दिल्ली आई है, दिल्ली से यूपी इंटर करती है, यूपी इंटर करके इलाहाबाद आती है, और वहाँ इस कहानी का दी एंड होता है। लेकिन अभी 3 लड़के हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या मुकीम काला की हत्या जेल में हो सकती है? तो ऐसा तो नहीं कि कल कोई राज खुलने वाला और ये तीनों मार दिए जाए। जब मुन्ना बजरंगी को जेल में मारा जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं कि ये बड़ी सुरक्षित जगह पे है। क्या ऐसा है कि कभी कोई कंडीशन आएगी तो ये तीनों कस्टडी से फरार भी हो सकते हैं? क्या संजीव जीवा, जिसने कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल था, उसको कोर्ट में मारा जा सकता है? तो मारा तो कोई भी कहीं जा सकता है। जब कस्टडी में अतीक अहमद मारा जा सकता है तो कोई भी मारा जा सकता है। जब मुकीम काला, जब मुन्ना बजरंगी, जब संजीव जीवा कोर्ट में मारा जा सकता है, जब जितेंद्र गोगी रोहिणी कोर्ट में मारा जा सकता है, जब टिल्लू तेजपुरिया तिहाड़ में मारा जा सकता है, तो कोई भी और कभी भी और किसी वजह से मारा जा सकता है। तो ये सारे सवाल तो अभी है ही हैं, और इन्हीं सवालों में वो जो सवाल आपका छिपा है कि क्या कभी कुछ होगा, 100% होगा। मसला फेवरेबल वक्त का है, मसला उस वक्त का है जब इसको कोई खोलना चाहेगा, मसला उस वक्त का है जब इस हत्याकांड को कोई इस्तेमाल करना चाहेगा। ये उस वक्त खुलेगा जरूर। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, देखते रहिएगा। इन तीनों लड़कों के पास सर बहुत बड़ी और भयंकर जानकारी होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभा रहे हैं अभी। अब यहां पे आपसे मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं। जैसे अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी को मारा गया जी। जॉन एफ कैनेडी को इसलिए मारा गया कि अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस है हथियार जी। तभी लादेन पैदा होता है। लादेन को बहुत सारी हथियार की खेप कहां से आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि लादेन अफगानिस्तान में रशा के खिलाफ लड़ रहा है। वही रशा जब अपना हथियार, एनुमेशन, आर्म्स छोड़कर भाग जाता है, तो वही लादेन
वो सोचता जब हमारे भरोसे तुम रशिया से लड़ रहे हो तो हम ही सबसे बड़े हैं। वो खुद उनकी नाक में दम हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। आज तक ये बात आई नहीं, लेकिन एक बात है कि CIA ने ही अपने राष्ट्रपति को मरवा दिया क्योंकि उन्होंने हथियार का बजट कम कर दिया है। इस विश्व में जितना युद्ध होगा उतना हथियार बिकेगा और हथियार सबसे बड़ा प्रोडक्ट है बिल्कुल इस पूरे विश्व में। वही मसला इन लड़कों के साथ है, वही मसला इन लड़कों के साथ है। इन लड़कों को जो हथियार आया वो टर्की में बना, अजरबैजान आता है, ईरान आता है, पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए पंजाब में गिराया जाता है। ठीक है। पंजाब में इनको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग सिर्फ हथियार चलाने की नहीं मिलती है, ये ऑटोमेटिक पिस्टल है, मशीन गन की तरह गोली चलाती है। ऐसा नहीं कि आपने एक घोड़ा दबाया पट से एक गोली चली, फिर दबाया फिर एक तल 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 फायर करते हैं। बस्ट फायरिंग इससे जब होती है तो निशाना साधने की जरूरत नहीं होती, बस्ट हो रही है तो कोई भी गोली लगेगी एक। दूसरी बात, अफगानिस्तान में एक इलाका है पंजशीर जी। उस पंजशीर इलाके में वहां के जो लड़ाका थे उनका नाम था अहमद शाह जी। वो लॉयन ऑफ पंजशीर के नाम से जाने जाते थे। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था पर पंजशीर पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे। एक इंग्लिश न्यूज चैनल की टीम आती है, वो उनका इंटरव्यू लेती है। कैमरामैन था, रिपोर्टर था, बाकी क्रू था, दो लोग तीन लोग और थे, इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू के दौरान सबने अपना अपना बटन दबाया, सब मारे गए और अहमद शाह भी मारे गए। ये पत्रकार तालिबान के सुसाइड बॉम्बर थे। ये वीडियो इन लड़कों को दिखाया गया है। इतनी बड़ी प्लानिंग। आपको पत्रकार बनना है। हाँ। इन लड़कों को टिल्लू तेजपुरिया को मारना था। अच्छा। टिल्लू तेजपुरिया कौन? मिड्ढा गैंग का आदमी। मिड्ढा गैंग कौन? जिसका लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी है। मिड्ढा गैंग ने विक्की बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई जैसा है उसके भतीजे को मरवाया। उस भतीजे की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसावाला मारा गया। उस गैंग ने फिर अगला वार किया और लॉरेंस बिश्नोई के प्रिंस तेवतिया को मरवाया तिहाड़ जेल में। अब इस हत्या में टिल्लू तेजपुरिया शामिल है। इस टिल्लू तेजपुरिया को मारना है, बताएगा कौन? तिहाड़ जेल में टिल्लू भी बंद है, तिहाड़ जेल में जितेंद्र गोगी भी बंद है। टिल्लू मिड्ढा गैंग का आदमी है, जितेंद्र गोगी लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है। वो रोहिणी कोर्ट आता है। रोहिणी कोर्ट में उसके पास यूपी से इंफॉर्मेशन आई है, टिल्लू तेजपुरिया की डेट जो है वो आगे निकल जाती, जिस डेट पे उसको मारना था। उसको अतीक का फोटो, 1 करोड़ के आसपास का रुपया और गन दे दी जाती कि इसको जाके मारो। जब टिल्लू का मतलब आएगा तब टिल्लू को मारवा देंगे। ये लोग यहां से निकले हैं, तब तक मिड्ढा गैंग के 3 शूटर जो टिल्लू तेजपुरिया ने भेजे थे, उन लोगों ने वकीलों के वेश में रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही जितेंद्र गोगी को मार दिया। जितेंद्र गोगी कौन? फिर लॉरेंस बिश्नोई का आदमी। उस हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू को तिहाड़ में मारा गया। अगर विजुअल याद हो, 20-25 लोग चाकू से गोद गोद के टिल्लू तेजपुरिया को मार रहे थे। ये वो लड़ाई है, ये उसके बीच से निकल के आई है। उनका कोई रोल नहीं है, उन्होंने केवल ट्रेनिंग दी और वेपन दिया है। वेपन आया इरफान खुर्जेवाला के जरिए। इरफान खुर्जेवाला देश का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, बुलंदशहर का रहने वाला है। वहां से वेपन आया। सुपारी यूपी से गई है, सुपारी यूपी से, लेकिन चेन ब्रेक हो गई कि जिसने केस आगे बढ़ाया वो तो खुद ही रोहिणी कोर्ट में मार दिया गया। इसमें पश्चिम के एक जेल का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सुंदर भाटी, सुनील राठी, इनमें से 2-3 लोग उस वक्त बांदा जेल में थे जिस वक्त ये शूटर बांदा जेल में था। और ये वो बंदा था कि मान लीजिए किसी जमाने में, कैसे मान लीजिए कोई एसपी सिंह का चेला है जी जी, वो रोज उनके चक्कर काट रहा है और एसपी सिंह समझ रहे हैं कि इसके अंदर पोटास है। जैसे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, लोग कहते हैं यार ये तेंदुलकर की तरह खेलता है, बेटा तुम कोचिंग किया करो। ठीक, हम पत्रकार भी ऐसे कहते हैं कि यार तुम स्टिंगर मत छोड़ो, तुम गोंडा छोड़ो, लखनऊ आओ, तुम्हारे अंदर दम है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही क्रिमिनल ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर दम है। चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन क्या है? गुंडा बनना है साहब। अच्छा तो क्या करोगे? जो कहो साहब, मार देंगे, मार देंगे। तो बायोडेटा क्लियर, ट्रेनिंग शुरू, टारगेट फिक्स।
उनको गुंडा बनना था। इन 3 लड़कों को भी बकायदा ट्रेनिंग दी गई गन चलाने की, क्योंकि ये गन तो आम गन तो है गन चलाने की ट्रेनिंग एक लड़के को दी गई पंजाब में। अच्छा। उसने अपने दोनों दोस्तों को, जो और साथी थे, उनको बुंदेलखंड के पाठा के जंगलों में ट्रेनिंग दी है। अच्छा। फिर तीनों लोग आके पत्रकार का वो जो बताया गया कि तुमको पत्रकार बनना है अहमद शाह की तरह, वैसे मारना है, ये पत्रकार बने। और पत्रकार बन के मीडिया, ये जिस समय असद मारा गया है अतीक का बेटा जी, ये झांसी में भी थे, ये लगातार अतीक के पीछे है। इन्होंने कई अटेम्प्ट लिए अतीक को मारने के लिए। इन्होंने झांसी डैम पर भी मारने की कोशिश की, लेकिन वहां नहीं हो पाया। इन्होंने इलाहाबाद कोर्ट के पास मारने की कोशिश की, लेकिन मौका नहीं बना। इन्होंने डॉक्टर्स जहां पे चेक कर रहा था वहां मारने की कोशिश की, पर रूम बहुत छोटा था। वहां पे इन्होंने तय किया कि अगर यहां गोली चला ली तो मीडिया की भीड़ बहुत ज्यादा है, गोली किसी और को भी लग जाएगी, इसलिए फिर वो टाला गया। इन्होंने कसारी मसारी में उमेश पाल के जब वेपन रिकवरी कराने के लिए लोग गए, वहां भी मारने का प्लान था, वहां भी सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन जब वो ओपनली निकल रहा था जांच कराने के बाद, तब मैदान पूरा खाली था, प्रमाइसेस बड़ा था, क्षेत्रफल ज्यादा था। वहां पे एक सवाल पूछते दाएं दाएं करके मारना शुरू कर देते। और सब लाइव दे ही रहे थे उस समय, माइक लगा के रखा ही था, सब माइक लगा के रख लेते। आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम जो है और खत्म कहानी हुई। हाँ, गुड्डू मुस्लिम, मतलब वो शब्द गलत नहीं था, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं सर कि बहुत बड़े राज खुलने जा रहे थे उसके बाद, क्या ऐसा है क्या, या फिर नॉर्मल था वो? ऐसा है कि सारे शूटर मार दिए गए ना। अतीक का बेटा भी मार दिया गया। हाँ। अतीक अशरफ भी मार दिए गए। हाँ। गुड्डू मुस्लिम क्यों नहीं मरा? गुड्डू मुस्लिम इन्फॉर्मर हो गया। अच्छा। गुड्डू मुस्लिम लोकेशन देने लगा, गुड्डू मुस्लिम कहानी बताने लगा, इसलिए गुड्डू मुस्लिम को पैसेज दे दिया गया। आप मेरी किताब उठाएंगे, ये किताब मैंने लिखी है अक्टूबर से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले। किताब अक्टूबर में आई है। अक्टूबर में लिखा है कि गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश में है। अभी 2 महीने खुलासा हुआ कि बांग्लादेश के रास्ते भाग गया है वो। यानी कहानी जिस वक्त मैं लिख रहा था, तो ये तो सबूत है उस बात का, दस्तावेज है कि उस वक्त गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश में था। 2 महीने बाद वो किताब छपी है अक्टूबर में, तब वो बांग्लादेश में था। और अभी 2 महीने पहले पता चला, यानी मार्च अप्रैल में, कि गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश की वजह से सऊदी अरब भाग गया। आज के रेट में गुड्डू मुस्लिम सऊदी में बांग्लादेश से भाग गया। उसको पैसेज दे दिया कि कैसे भाग गया? कैसे भाग सकता है कोई कैसे भाग सकता कैसे भाग सकता है, ये सवाल है। अतीक का बेटा पकड़ा गया। अतीक के बेटे की भी बार्गेनिंग हो रही थी। हाँ। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात की बार्गेनिंग की कि अतीक का फ़ोन आया उनके पास, उन्होंने बार्गेनिंग की कि अतीक के बेटे को मारा ना जाए, उसको सरेंडर करा देते हैं। अच्छा। अतीक की यही शर्त थी कि बेटा मारा गया तो फिर उथल पथल कर दूंगा, तो अतीक कि उसके मतलब तुम्हारा भी सब राज खोल दूंगा। तभी तो वो ईडी के भी छापे पड़े हैं बाद में। बिल्कुल। उसमें यह था कि अभी छोड़ देते हैं, बाद में मार देते हैं, अभी सरेंडर करा देते हैं। लेकिन वो बार्गेनिंग मानी नहीं गई। योगी आदित्यनाथ ने नहीं मानी। हाँ, नहीं, जहां छिपे होंगे मुठभेड़ की जाएगी उनसे। मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में मारा गया, झांसी में वो मार दिया गया। असद मरा इसलिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जो सुना कि जब असद मरा और अतीक अहमद को इसकी जानकारी दी गई तो वो कुर्सी पर बैठा, ऐसी कहानी लोग बताते हैं। आप सर ने रिसर्च की है, प्लीज़ इसको क्लियर कीजिएगा। उसने खबर सुनी और पूछा कि अधिकारी कौन था, उसका नाम बता दो बस, और उसके बाद से वो जेल में रह के ही कांड करा सकता था। तो क्या मजबूरी हो गई थी या फिर अतीक का जाना उसी समय तय हो गया था? अतीक का जाना उमेश पाल की हत्या के बाद ही तय हो गया था। अच्छा, सीधी सी बात समझिए, आज मेरे ख्याल से 3, 3.5 या 4 हज़ार का आंकड़ा होगा उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर। जी, इतना ही आंकड़ा होगा जिनकी अरबों की संपत्तियां माफियाज की बुलडोज की गई होंगी। इस पूरे वातावरण में वो कौन सी घटना है जिसने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की छवि को डेंट किया?
उमेश पाल की हत्याएं कई हुई। सोनभद्र में पुलिस वाली जेल से जा रहे थे, जेल से भागे लोगों ने 2 सिपाही मार दिए, बाद में उनका एनकाउंटर हो गया। और भी कई तमाम सारी घटनाएं हुई जिसमें बाद में एनकाउंटर हुए, हाफ एनकाउंटर हुए। अतीक अहमद के दिमाग में सिर्फ इतनी बात थी कि उमेश पाल, जो राजू पाल हत्याकांड का गवाह था, जो बिक गया अतीक के हाथ, और तब सीबीआई ने प्रूव कर दिया कि मतलब नो वन किल्ड राजू पाल, वो उमेश पाल अतीक के साथ जमीन का काम देखने लगा। जमीन का काम जब वो देख रहा था, तो जब अतीक चले गए, यूपी के जेल से भाग गए, साबरमती पहुंच गए, तो उमेश पाल जमीन बेचता रहा पर पैसा नहीं दे रहा था। हाँ। इन्होंने उमेश पाल को कई बार धमकाया। हाँ। इन्होंने वादा किया उमेश पाल ने कि फलाने की शादी है, उसमें हम भाभी को पैसा दे देंगे। उस शादी में अतीक के बच्चे और शाइस्ता सब मिले, वहां पे उससे पैसे मांगे, वहां पे गाली गलौज हो गई उमेश पाल से। बच्चों से या उमेश पाल ने गाली गलौज कर दी शाइस्ता के साथ? शाइस्ता के साथ। अच्छा। कि अतीक गए, उनको बता देना गाड़ देंगे जमीन में। ये लहजा था? ये लहजा था। ओवर कॉन्फिडेंस सही भी था, क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गया था आके। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ लगातार चीजों को बुलडोज कर रहे थे और माफियाओं को निशाने पे थे, जिसमें मुसलमान ज्यादा थे। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मुसलमान शायद ज्यादा माफिया होंगे, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार का एजेंडा भी हो सकता है कि मुसलमान माफियाओं को, दोनों ही बातें कह सकते हैं आप। उस झगड़े के बाद अतीक ने तय किया कि वापसी तो होगी, तो वापसी कैसे होगी, क्या करेंगे? 2 शूटर जाएंगे, उमेश पाल को मार देंगे? नहीं, सीन क्रिएट करना है। कई शूटर्स जाएंगे, एक मैसेज देना है, बम चलेंगे, हाँ, धुआं उठेगा, लोग भागेंगे, शटर बंद होंगे, हेडलाइन चलेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती। इलाहाबाद में सरेआम वकील की हत्या, 7 शूटर आए थे गोली मारने, बमों से हमला, 2 गनर भी मारे गए। जरा सोचिए क्या छवि जाती है उस योगी आदित्यनाथ को, जो लगातार बुलडोज कर रहा था, लगातार माफियाज को खत्म कर रहा था। वो चैलेंज था। बम, आप वो विजुअल उठा के देखिए, उसमें गुड्डू बमबाज जो है, वही गुड्डू मुस्लिम जो है, आप देखिए कुछ देर तक तो वो बम यूं ही चला रहा है। हाँ। क्यों? इधर उधर फेंक रहा था, धुआं क्रिएट कर रहा था, माहौल बना रहा था। सीन अच्छे लगते ना, वो उस अंदाज में वापसी चाहता, पूरा फिल्मी अंदाज में, सीधे चुनौती थी कि हम जिंदगी भर जेल में नहीं रहेंगे, बाहर आएंगे। लकीरों में कुछ और लिखा था। चुपचाप गाड़ी में बैठा बेटा भी तमंचा लेके बाहर आ गया जब दोनों तरफ से वायरिंग होने लगी। वो घेरे में आ गया। अब यहाँ पे अतीक की कमजोर नस हो गई। तो बेटे को, जो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन थे जी, उसके जरिए उसने सरेंडर कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर के बाद भी, अफसर की बात छोड़ दीजिए जी, मैं आपको उसके एकदम आगे की बात बढ़ाता हूं जी, उसने एक बहुत बड़े अफसर को फोन पे धमकी दी कि बता देना जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और बता देना कि जिंदगी भर अतीक भी जेल में नहीं रहेगा। ये धमकी थी। क्या बात कर रहे हैं? ये धमकी थी, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि बेटा मर गया। बेटा मरना किसी के लिए बड़ी बात होती है, और बेटा क्या मरा था, आपने ना जाने कितने बेटे मार दिए थे। तब आज अपना बेटा मर गया तो दिक्कत हो गई। अतीक हो तुम, तुम्हारा नाम अतीक है, तुम्हारा नाम अनिल होता तो भी तुम अपराधी थे, रावण थे। आज अपना बेटा मरा तो तुम मुसलमान हो गए। आज अपना बेटा मरा तुम बाप हो गए। तब तुम्हारा बाप कहाँ था? किसी से प्यार नहीं करता था वो बंदा। 60 से ज्यादा हत्याओं के मुकदमे, जो मुकदमे हैं, बस जिसने नहीं लिखा है उसकी ऐसी तैसी 160-63 मुकदमे हैं कुल मिला के। एक आदमी गाड़ी नहीं बैक करेगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी, रेलवे लाइन पे फेंक दिया जाएगा कटने के लिए। केवल गाड़ी नहीं बैक कर रहा है, सीधा साधा छोटा सा दुकानदार है, गाड़ी नहीं बैक कर रहा है। एक औरत अपनी जमीन नहीं देगी तो आप उसके पति को, जिनके घर में बत्ती भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, जनरेटर मंगा के करंट लगा के मारेंगे उसको। आप अपनी ही रिश्तेदार की बहन को
केवल इसलिए कुचलवा के मरवा डालेंगे क्योंकि उसने एक हिंदू के साथ शादी कर ली थी। आपको जमीन का टुकड़ा मदरसा वाले नहीं देंगे तो आप छोटी छोटी बच्चियों का रेप करवा देंगे, मदरसा कांड करा देंगे, तो आप हिंदू के भी नहीं है, आप मुस्लिम के भी नहीं है। तो आप अपने आप को ना मुस्लिम कहिए ना आप अपने आप को हिंदू कहिए। आप सिर्फ माफिया है, सिर्फ डॉन है। बात सही है, रावण जैसे लोगों का वध होता है और वध और हत्या में फ़र्क है। लेकिन कानून की बात करेंगे तो इंस्टेंट जस्टिस किसी चीज़ का नाम नहीं है। जब इंस्टेंट जस्टिस होने लगता है तो हैदराबाद में 4 बलात्कारियों को, जिसने एक डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसको जलाया था, और उसी जगह जाके पुलिस ने जब उसका इनकाउंटर कर दिया तो हम खुश होते हैं। खुश नहीं होना चाहिए। कस्साब को भी कोर्ट के थ्रू सजा हुई थी। भगवान राम ने भी रावण को मारने से पहले उसको बुलाया था यज्ञ के लिए। बिल्कुल बुलाया था यज्ञ के लिए, चुनौती दी थी, छोड़ने को कहा था। कृष्ण ने भी कौरवों को समझाया था। प्रक्रिया थी, प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं हुआ। और कभी कभी कहा जाता है प्रक्रिया कुछ लोगों के लिए नहीं बनी होती है। मैं इस हत्या का समर्थन नहीं करूंगा, मैं किसी भी हत्या का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन अतीक वास्तव में दानव था। रंगबाज के ज़माने में जब उसका गुरु चांद बाबा रंगबाज होता, तब रंगबाज होते थे, डॉन नहीं होते थे। उसके साथ 10 साल ड्राइवरी करने के बाद वो उसी के खिलाफ चुनाव लड़ गया। उसको कांग्रेस से टिकट मिला, ये निर्दलीय लड़ गया। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसी रात इसने जाके चांद बाबा, अपने गुरु और उसके पूरे गैंग को मारा, हत्या कर दी। और हत्या करने के दौरान ही रिजल्ट आ गया। तब लोग अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे थे, विधायक अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगा रहे, तो वहीं से विधायक बना वो। राक्षस, दानव, हैवान, शैतान, दरिंदा, छोटे पड़ जाए, जो कहिए आप। सब मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। ये दोनों भाइयों का आतंक तो सबको पता था। इनका जो बेटा असद है वो भी इसी रास्ते पर था, इतना ही खूंखार था, इतनी बदतमीजियाँ थी उसकी। एक बच्चा धूमनगंज में शूटर्स पर फायर होते देख के गाड़ी छोड़ के तमंचा कॉक करने की स्थिति में रह सकता है, उस मानसिकता में रह सकता है, तो क्या वो अपराधी नहीं था? मुझे बताइए, मैं आपके हाथ में एक पिस्टल देता हूं, गोली मार देंगे किसी को? नहीं मार पाएंगे। आप पर कोई गोली चला रहा हो तब भी नहीं मार पाएंगे। उसके लिए अलग तरीके का जज्बा चाहिए, जिसकी अपब्रिंगिंग बंदूकों के साए में हुई हो, जिसके बाप ने सैकड़ों लोगों को फोन पर जान से मारने की धमकी उसके सामने दी हो, जो एक लड़की को कॉलेज के रूम में रेप करता हो, जो एक लड़की को इस कदर प्रताड़ित कर चुका हो कि जिसका बाप अपनी 2 बेटियां लेके बॉम्बे शिफ्ट हो चुका हो, उस आदमी को अतीक ने नहीं रोका। एक अलग बात है, उसकी मां ने भी नहीं रोका। वो मां जिसको अतीक ने अपनी पूरी सत्ता सौंप दी, और उसी ने मर्डर की प्लानिंग की उमेश की। अरशद तो जेल में था, बरेली जेल में। सारा गैंग वहां मिलने गया था, उसके विजुअल थे ना। तो सीधी सी बात है, उस फ्रेम को देखिए। दम चाहिए गाड़ी से निकलने के लिए। बिल्कुल शूट आउट चल रहा है, एक आदमी का मर्डर हो रहा है, शूटर इधर से शूट कर रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम बम चला रहा है, उधर से गनर गोली चला रहे हैं। जब उसको लगा मसला भारी पड़ जाएगा तो दम चाहिए गाड़ी का दरवाजा खोल के पिस्टल लॉक कॉक करके और गोली चलाने का। तो अगर वो चला रहा है तो ट्रेंड अपराधी है, ट्रेंड अपराधी है। और ट्रेंड अपराधी जब मुठभेड़ करेगा मारा जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो हुआ ठीक हुआ। हाँ, बहुत सारा एक तबका है कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये तो टेलीविजन ने और सरकार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अतीक को इतना चलवा दिया। वजह थी, अतीक जब तक टीवी पे दिखता है हिंदू सिंपैथी मिलती है गवर्नमेंट को, मुस्लिम सिंपैथी मिलती है अतीक अहमद को। हम मीडिया वाले हेडलाइन चला रहे थे, क्या अतीक की भी गाड़ी पलटेगी? जरा समझिए इस बात को। यानी मीडिया चाहता है कि अतीक की गाड़ी पलटे। और हमारी आंखें कितनी अच्छी हो चुकी हैं जो किसी को मरते देखने का मजा लेना चाहती हैं। वजह कि वो अतीक है, और जो वास्तव में मासूम मर रहा होता है उसका भी हम फोटो खींच रहे होते हैं, विजुअल बना रहे होते हैं फोन से।
वो मीडिया था वो जो ये हेडिंग चला रहा था। उस अतीक से मुसलमान नाराज था। मदरसा कांड में 8-8, 10-10 साल की, 12-12 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ था। वो जमीन के लिए, जमीन खाली करने के लिए बहुत सारे मुसलमानों को मारा है उसने इलाहाबाद की जो उसकी सीट थी वहीं पर, वो नाम भूल गया हूं उस सिटी का, एलिना सिटी नाम था या क्या नाम था, वहीं पर कछार में जमीन के कब्जे कर करके उसने टाउनशिप बनाया। उसमें खास मुसलमानों को इसलिए बसाया कि ताकि वो डेमोग्राफी चेंज कर रहा था, ताकि वो वोट उसको हमेशा मिलता रहे। इसीलिए बाद में परसीमन हुआ। अतीक रेलवे स्क्रैप का काम करता था, जमीन के धंधे में तो तब आया, उसने लूट लिया था रेलवे को, करोड़ों का माल लाखों में खरीद करके इतना मुनाफा कमाता था। गैंग साइज बड़ा हो गया था, महत्वाकांक्षाओं का साइज बड़ा हो गया था, बहुत सारे पैसे चाहिए थे। लेकिन रेलवे ने अपना वो इलाहाबाद को क्या बोलते हैं, मैं जोन भूल गया इलाहाबाद का, इतना बड़ा जोन होने के बावजूद स्क्रैप का सारा काम झांसी शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ अतीक अहमद। लालू प्रसाद यादव ने घोषणा कर दी कि रेलवे के स्क्रैप से अब इंजन का पहिया बनेगा। अब जब स्क्रैप का काम अतीक के पास नहीं बचा, तब उसकी नजर जमीन पे गई। और जमीन के चक्कर में उसने न जाने कितनों को मार डाला, कितने के बलात्कार हो गए, बच्चियों तक के बलात्कार हो गए, न जाने कितनों की जमीन। सिविल लाइंस जैसे इलाके में उसके भाई के 2-2 कमरे होटल में बुक रहते थे, केवल इसलिए कि आज पता नहीं किस लड़की में भाई का दिल आ जाए तो उसको वहां कमरे में राह चलते लड़की उठा लेते थे। अपने देश में तो वैसे भी लड़कियों के संग छेड़छाड़ हो, मॉलेस्टेशन हो या रेप हो, थाने तक खबर कहाँ आती है, कौन लिखा पाता है। बड़ी हिम्मत होती है जिसको चाहिए होती है। और ये तो अतीक और उनका परिवार, अतीक कौन जिएगा। मैं बता रहा हूँ, वो फैमिली वहाँ इलाहाबाद से भाग गई थी बॉम्बे, अब आ गई है। अब आ गई है जी। चलिए, अब वो फैमिली आ गई। अब उस फैमिली से जब आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगी कि अतीक क्या है। जब आप अशोक साहू की फैमिली से पूछेंगे तब आपको वो बताएगी कि अतीक क्या था। जब आप अलकमा की फैमिली से पूछेंगे जिसके घर की बेटी मार दी गई, तब आपको पता लगेगा अतीक क्या है। जब आप मदरसा कांड की उन बलात्कार पीड़िताओं से पूछेंगे तब आपको पता लगेगा अतीक क्या है। फतवे हुए थे अतीक के खिलाफ कि अतीक को वोट नहीं दिया जाएगा। अतीक ने जलसों में माफी मांगी है जाके तकरीरों में कि हमको वोट दीजिए, हमसे गलती नहीं हुई, ठेले वाले खोमचे वालों ने किया। अतीक से तो मुसलमान नाराज था। ये तो इस गवर्नमेंट ने अतीक करके हिंदू को सिंथसाइज करने के लिए इतना बड़ा कद कर दिया उसके मुस्लिम होने का कि जो नाराज था वो अतीक की वजह से कि अतीक भाई है इसलिए मुसलमान उनके साथ खड़ा हो गया। बताइए, वरना टीवी के लिए टीआरपी दोनों तरफ से थी, मुस्लिम भी देख रहा था, हिंदू भी देख रहा था। आपसे बात कर रहा हूँ तो मन कर रहा है करता ही जाऊँ और जानकारी लेता जाऊँ। आखिर में एक सवाल, आपने बताया गुड्डू मुस्लिम सऊदी है, शाइस्ता कहाँ है आज की डेट में? लास्ट लोकेशन कौशाम्बी थी। अच्छा। हाँ, शाइस्ता भी गुड्डू मुस्लिम की तरह एक सेफ पैसेज पा रही है। अच्छा। विकास दुबे ने जब हत्या की थी तो जैसे सारे माफियाओं के अवैध वैध बुलडोज होते हैं, वैसे विकास दुबे का एक घर लखनऊ में भी था, लेकिन उसकी बीवी ने एप्लीकेशन दी थी, नहीं हुआ ना। एक लड़की थी, मैं उसका नाम भूलता हूँ, सम तिवारी करके थी, जो विकास दुबे गैंग में थी। उसका पति मार दिया गया था, 10-15 दिन पहले शादी हुई थी उसकी, ज्योति नाम था या क्या नाम था मैं भूल गया हूँ। उसको जेल में डाला गया, उससे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई, अब वो बेल पे छूट गई है। महिला होने का ही लाभ शाइस्ता को दिया गया है। अच्छा। और एक बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहा हूं जी, कि तो शाइस्ता का करना क्या है? बोले विदेश नहीं भागने देना है। तो करना क्या है? बोले जहां पे उसकी लोकेशन हो वहां से पुलिस की 2 जीपें सायरन बजाते हुए निकलवा दीजिए। जब जब सायरन सुनेगी तब तब लोकेशन बदलेगी, भागती रहेगी जिंदगी भर। किसी गोली से, किसी मर्डर से, किसी एनकाउंटर से ज़्यादा बड़ी सज़ा है कि आप जो पुलिस का सायरन सुनेंगे तो लोकेशन छोड़ देंगे। नींद नहीं आती होगी रातों में। 2 बच्चे जेल में हैं, एक गोद में है, पति देवर एक साथ मार दिए गए हैं, सब नाश हो चुका है। बुरे काम का बुरा नतीजा सर, और ऊपर वाला इंसाफ करता है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से अब मुख्तार और अतीक का अंत होगा। हाँ, लगता तो नहीं था। और इन सब के बीच में अब
आगे भविष्य में भी मुझे समझ में नहीं आता कि अब शेल्टर, अब जो नई जनरेशन आ गई है, जेन जी हो या अल्फ़ा बीटा आने वाली हो, ये 56% की नई जनरेशन है, जो इंस्टा जनरेशन है, जो इंग्लिश वाली जनरेशन है। कुछ हैं जो तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जो तिरंगा यात्रा होती थी, ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूँ जी, जो कभी तकरीरों में निकल लेती है, कभी जुलूस निकालती है और कई जगह दंगे होते हैं, उसमें जो शामिल हो रही है उस जनरेशन का क्या होगा, दैट आई डोंट नो। लेकिन अब मुझे लगता है कि 2, 4, 5 माफियाज बचे हैं जिनको अभी पॉलिटिकल शेल्टर है, बाकी अब पॉलिटिकल शेल्टर है नहीं, और ये जनरेशन वो देख भी नहीं पाएगी। और एक्चुअली बात ये है कि जानना भी नहीं चाहती और इनके बीच रहना भी नहीं चाहती है। इसको टेक्नोक्रेट्स चाहिए, इसको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, इसको पढ़े लिखे लोग चाहिए, इसको इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, है ना। ये वो वाली जनरेशन है। आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी का जो कद है वो इन्फ्लुएंसर्स का भी है। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी अंदाज में इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तभी वो स्टार कैंपेनर है पूरे देश में उसके। अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, कितने टेक सेवी हैं। बिल्कुल, है ना, पूरे हर समय ट्विटर पे सक्रिय रहेंगे, साइकिल का एक अलग मॉडल बनाएंगे, बच्चों को, लड़कों को, युवाओं को अलग रखेंगे। मायावती अभी इसमें कंफ्यूज सी है, अगर वो उसको आगे लाती हैं आकाश को, फिर भ्रमित हो जाती हैं, फिर लाती हैं। अगर आकाश को परमानेंटली एक हो जाए ना कि 3 साल ये रहेगा ही रहेगा 2027 तक, तो आप देखिएगा कि जो दलित मूवमेंट के नाम पर जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, जो वोटर अब सरक गया है, अगर आकाश रहते हैं तो आप देखिएगा यंग ब्लड दलितों का, सारी कास्ट को मिला के, नॉट ओनली जाटो, धीमे 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 मायावती की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर ये शिफ्ट हुआ और आकाश रहे तो एग्रेशन ऑफ मायावती एंड न्यू इरा ऑफ आकाश, मुझे लगता है कुछ सीटें 2027 में मायावती कन्वर्ट कर सकती है। तो इतनी पूरी बात के पीछे बात ये थी कि जो नई जनरेशन आ रही है ना, ये अब इन सब लोगों को भूलना चाहती है। भूलना क्या चाहती है, याद ही नहीं रखना चाहती है। बिल्कुल, नए तरीके का पॉलिटिक्स वो चाहती है। पॉलिटिक्स चाहते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल अभी बहुत हैं, बहुत जानकारी है, लेकिन आप हमारे स्टूडियो आए। और आखिर में बस एक बात और पूछना चाहूँगा, मुख्तार अंसारी की बुक कब आ रही है? मुख्तार अंसारी पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, और जब तक मुझे कोई पुख्ता चीज़ नहीं मिल जाती, मतलब सिर्फ इतनी बात पर कि उसको केमिकलाइज करके दफनाया गया है, इतनी बात पर कुछ बात नहीं कर सकते। लगा हूँ जी, रिसर्च कर रहा हूँ, और ऊपर वाला चाहेगा तो जिस दिन मेरा रिसर्च पूरा होता है उस दिन उस पर काम करूँगा, वरना तरीका निकालूंगा कि कैसे लिखा जा सकता है। मैं एक माफिया का महिमा मंडन नहीं करना चाहता, मैं उसके खत्म होने की जो व्यवस्था थी उसको देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं माफिया की बात नहीं कर रहा हूं, माफियाज़म के खत्म होने का जो एक इरा चल रहा है उस पर लिखना चाहता हूं। आप किताब कसारी मसारी पढ़ेंगे तो उसमें अतीक अहमद का महिमा मंडन नहीं है, उसमें अतीक अहमद के 54 दिनों की कहानी, ऐसे ही लिखना चाहता हूं। बाकी लिख रहा हूं, कई चीज़ें हैं। ऑल द बेस्ट सर, हमें इंतज़ार रहेगा मुख्तार की किताब का भी, जिस तरह से अतीक पर किताब आई है। आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। मैं भी इंतज़ार करूंगा कि मेरी नई किताब आए और मैं फिर आपके साथ। अरे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।